नमस्कार, मैं हूं रेणुका। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। शख्स बनकर तो बहुत जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शख्सियत बन जाते हैं और उनकी स्मृतियां जनमानस के पटल में युगों युगों तक अंकित रहती हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत का जन्मदिन है जो हमारे बीच सशरीर तो नहीं है, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी शख्सियत रहे दिवंगत माधवराव सिंधिया की, जिनका आज जन्मदिन है। उनकी जयंती पर हम उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं की चर्चा कर उन्हें स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नत्वम शोचितुमर्हसि। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विषादग्रस्त खड़े अर्जुन का मोह दूर करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है। जीवात्मा का आवागमन तो सृष्टि का नियम है। संसार सागर में पता नहीं कितने लोग पैदा होते हैं और पानी के बुलबुले की तरह गुम हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके निशान समय की तेज धार में भी नहीं मिल पाते। दिवंगत माधवराव सिंधिया भी उन्हीं शख्सियतों में से एक थे। एक ऐसा महाराजा जो लोगों के दिलों में राज करता था। देश के सबसे बड़े शाही खानदान का वारिस, जिसने लोकतंत्र में भी प्रजापालक की भूमिका अदा की। एक ऐसा राजनेता जो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में हमेशा अग्रिम पंक्ति पर रहा और क्रूर नियति ने समय से पहले हमसे नहीं छीना होता तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा होता। माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार में हुआ था। माधवराव सिंधिया ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया के पुत्र थे। माधवराव सिंधिया ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पारिवारिक शिक्षा संस्थान सिंधिया स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा प्राप्त की। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद माधवराव भारत लौटे तो राजमाता विजया राजे की छत्र छाया में राजनीति का ककहरा पढ़ना शुरू किया और उन्होंने तब पहला चुनाव जनसंघ से लड़ा। 1971 के इस चुनाव में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के डी.के. जाधव को 1,41,090 मतों से पराजित किया। 1977 में सिंधिया स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और उन्होंने 12 कोड़ी संघर्ष में लोकदल के.जी.एस. ढिल्लन को 76,451 मतों से पराजित किया। इस बीच राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थामा और उन्होंने तब जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश जौहरी को 1 लाख से अधिक मतों से शिकस्त दी। 1984 में सिंधिया ने ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मन बनाया और तब उन्होंने दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा चुनाव में पराजित कर दिया। वो चुनाव चर्चा का विषय इसलिए भी बना कि ग्वालियर तब जनसंघ और बीजेपी का गढ़ माना जाता था। माधवराव की जीत ने ये साबित कर दिया था कि ग्वालियर रियासत के लोग दल नहीं, सिंधिया राज परिवार के साथ खड़े रहते हैं। माधवराव सिंधिया ने इसके बाद 1998 तक सभी चुनाव ग्वालियर से ही लड़े और जीत भी हासिल की। 1996 में तो कांग्रेस से अलग होकर भी वो भारी बहुमत से जीते। 1999 में माधवराव सिंधिया ने गुना का रुख किया और 5 उम्मीदवारों की मौजूदगी में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी देशराज सिंह को 2,14,428 मतों से कीर्तिमान शिकस्त दी। ये उनकी 9वीं जीत थी, लेकिन इसके बाद क्रूर काल ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। माधवराव सिंधिया आजीवन सियासत में भी महाराजा ही बने रहे। जब तक वो रहे, मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी भूमिका किंग मेकर और सत्ता के एक ध्रुव की रही। 1984 से दिसंबर 1989 तक वो राजीव गांधी की सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे। इसके बाद वो 1991 में केंद्रीय नागर विमानन और पर्यटन मंत्री बने।
सिंधिया राजनीति में नैतिकता की मिसाल भी थे। एक विमान दुर्घटना के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माधवराव सिंधिया ने लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीतकर कीर्तिमान कायम किया। सिंधिया ने केंद्र की राजनीति की, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में भी हमेशा एक ध्रुव बने रहे। 90 के दशक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने में उनका अहम योगदान था। ये दौर था जब सत्ता कांग्रेस के हाथों से फिसलकर भाजपा के पास जा चुकी थी। कांग्रेस सत्ता से तो बाहर थी ही, इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता की आपस में ही नहीं बन रही थी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस में नेतृत्व और पावर के लिए आपस में ही कांग्रेसी उलझे हुए थे। 1992 में इसी उलझन और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपस में चल रही टकराहट के बीच माधवराव सिंधिया ने एक मंच पर सबको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। उस समय अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्याम चरण शुक्ल के अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सरीखे नेताओं के बीच सियासी वर्चस्व की जंग मची हुई थी। 1992 में इसी उलझन और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपस में चल रही टकराहट के बीच माधवराव सिंधिया ने डबरा सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा लाने के लिए किए प्रयास के बाद पार्टी नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को भी तैयार था, लेकिन माधवराव सिंधिया ने उस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। शायद प्रदेश की सत्ता में आने का उनका इरादा ही नहीं था। वो देश की सियासत में सक्रिय थे। निधन के पहले वो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता बनाए गए थे। इस समय सिंधिया कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन चुके थे। तमाम राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर 30 सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का निधन न होता और माधवराव सिंधिया जीवित रहते तो वो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री होते या फिर राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित करते। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। माधवराव सिंधिया ने यूं तो देश की सियासत की, लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश से उनका खास नाता रहा। उन्होंने ग्वालियर को मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में अहम स्थान दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को भी कई सौगातें दिलवाई। सिंधिया कई और मायनों में देश के दूसरे राजनेताओं से अलग थे। वो नेता जिसे सिर्फ मौत हरा पाई, कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं। वो झोपड़ियों का हित चिंतक था, भले महल का वासी था। तन से राजकुमार सलोना, मन से पर सन्यासी था। ये कवि की रचना है, पर काल्पनिक नहीं। ये कविता एक ऐसे राजनेता के लिए लिखी गई थी जो आज हमारे बीच नहीं है, पर हर सियासतदान की आंखों में उनके लिए सम्मान है। माधवराव सिंधिया जब तक जीवित रहे, देश के सियासी आसमान में सूरज की तरह चमके। वो आसमान से ऊंचे सियासी कद, सूरज सी चमक, सागर सी गहराई और गंभीरता वाले राजनेता थे। समृद्ध पारिवारिक विरासत वाले सिंधिया ने अपने प्रज्वात्सलता से जनता के दिलों में वो जगह बनाई जो भौतिक रूप से उनके न होने के बाद भी यथावत है। ग्वालियर चंबल अंचल में आज भी उनका नाम आते ही लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। झुके भी क्यों ना, माधवराव सिंधिया ने देश की सियासत की, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल हमेशा उनके दिलों में बसा रहा। इसके बाद जब हवाला कांड में उनका नाम कथित रूप से आया और नरसिंहा राव ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वे मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाकर चुनाव में सामने आए और रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। उन्हें ग्वालियर के लोगों पर पूरा भरोसा था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बाद में कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ गए। ग्वालियर को उन्होंने एक अलग तरीके से देश के नक्शे पर उभारने का प्रयास भी किया और यही कारण है कि आज ग्वालियर में यूनिवर्सिटी स्तर के जो 4 संस्थान दिखाई देते हैं, वो उनकी ही दूरदृष्टि का परिणाम है। आज देश में हर ओर बुलेट ट्रेन की चर्चा हो रही है, लेकिन इस तेज गति की ट्रेन की शुरुआत माधवराव सिंधिया ने उस समय की जब वे राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रेल राज्य मंत्री थे। उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली से ग्वालियर तक शताब्दी एक्सप्रेस को चलाकर दिखा दिया कि भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेन चला सकता है। शायद यही कारण है कि वे अकेले मंत्री थे जिनका विभाग पूरे 5 वर्ष तक उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नहीं बदला। क्रिकेट के प्रति माधवराव सिंधिया के मन में गजब की दीवानगी थी और वे खुद भी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एमपीसीए की कप्तानी कर माधवराव ने कई मैच भी जिताए थे।
उन्होंने ग्वालियर को एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम तो दिया ही, इसके साथ पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट में विश्व में पहचान दिलाई। वे एमपी क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई से जुड़े रहे। माधवराव ने ग्वालियर को एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम तो दिया ही, साथ में IIITM, IITTM, IHM तथा LNUPE जैसे आधुनिक शिक्षा वाले संस्थान दिए। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर के साथ चंबल अंचल में औद्योगिक विकास तेजी से हो, इसके लिए मालनपुर और बानमौर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया। आज इन औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट लगाए हैं, जिनसे ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। नैतिकता की मिसाल थे महाराज। माधवराव सिंधिया ने ऐसे सियासी कीर्तिमान हासिल किए जिनकी चर्चा हमेशा हमेशा होती रहेगी। वो सादगी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति और नैतिकता की मिसाल थे। जब केंद्र में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, लेकिन साल भर बाद ही एक रूसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इस घटना में एक भी जनहानि नहीं हुई थी। आज भी लोग मानते हैं कि ऐसी नैतिकता आज कहाँ मिलती है। स्वदेश न्यूज, ब्यूरो। मध्य प्रदेश में 90 के दशक में कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई थी। कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह ने कांग्रेस को टुकड़ों में बांट दिया था। तब सिंधिया ने कांग्रेस को एक करने का बीड़ा उठाया और उनके इस प्रयास की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। माधवराव सिंधिया को काल ने असमय हमसे छीन लिया था। जब वो देश की सियासत में सबसे ऊंचे पायदान के करीब थे, तभी एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। वो हादसा याद आते ही आज भी माधवराव सिंधिया के चाहने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। ये किस्सा 1992 का है। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। 2 साल पहले मार्च 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों से सत्ता छिटककर भाजपा के पास चली गई थी और कांग्रेस, जो इससे पहले 10 साल लगातार सत्ता में रह चुकी थी, उसे वापस हासिल करने को बेचैन थी। संयुक्त मध्य प्रदेश के उस जमाने में कांग्रेस में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे जो खुद में ही पार्टी सरीखे थे। इनमें 3 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल। साथ ही शुक्ल के छोटे भाई विद्याचरण शुक्ल के अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे करीब 8-10 दिग्गज, और उन्हें देखकर सहज यकीन नहीं होता था कि ये सभी किसी वक्त एक ही मंच पर समान उद्देश्य के लिए जुटेंगे और पार्टी की जीत के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन्हीं दिग्गजों में से एक माधवराव सिंधिया भी थे, जो अनहोनी सी लगने वाली इस संभावना को भी होनी में बदलने का मादा रखते थे। सभी ने मिलकर काम किया और 1993 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौट आई। सबने इस जीत का श्रेय डबरा सम्मेलन को दिया। तब सिंधिया चाहते तो मुख्यमंत्री के पद पर भी दावेदारी जता सकते थे। पार्टी हाईकमान पर भी उनका प्रभाव इतना था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से शायद ही इनकार किया जाता, लेकिन उन्होंने न तो जीत का श्रेय लिया और न मुख्यमंत्री पद। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1999 में उन्हें लोकसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया। तब भी उन्होंने कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी या उनकी सरकार के खिलाफ हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भरपूर की। संभवतः इन्हीं वजहों से वाजपेयी सहित दूसरे दलों के सभी राजनेता उनका सम्मान किया करते थे। राजनीति में उन्होंने जो भी हासिल किया वो रियासत या विरासत की वजह से नहीं, बल्कि जमीनी मेहनत से हासिल किया। इसलिए उनकी पहचान, उनका कद आज के कई नेताओं से एकदम अलग ठहरता है। वो सूरज था मगर चांद से प्यारा, था तपती धूप में शीतल चांदनी सा वो, जहाँ खोए नहीं तारे न जुगनू बुझ सके, लेकिन यूं रास्ते में बुझा क्यों सूरज। शास्त्रों में कहा गया है कि देव आत्माएं धरती में एक निहित प्रयोजन के लिए आती हैं और अपना काम पूरा कर देवलोक गमन कर जाती हैं। माधवराव सिंधिया भी कुछ ऐसे ही अचानक हमसे विदा हो गए। 30 सितंबर 2001 को वो अचानक सबकी आंखों से ओझल हो गए। उस दिन सिंधिया स्पेशल प्लेन से दिल्ली से कानपुर एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश के भैंसरोली गांव के ऊपर एयरक्राफ्ट में आग लग गई, जिसके बाद एयरक्राफ्ट खेत में गिर गया। उस समय बारिश भी हो रही थी, लेकिन इस दौरान भी एयरक्राफ्ट का जलना जारी रहा। यहाँ ग्रामीणों ने कीचड़ डालकर आग बुझाई थी। राजनाथ सिंह तब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वो घटना स्थल पर पहुंचे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
वे इस घटना से बेहद दुखी थे और खुद पल पल की जानकारी ले रहे थे। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा था। पुलिस अफसर दुर्घटना स्थल पहुंचे और जब एयरक्राफ्ट का दरवाजा तोड़ा गया, इस दौरान विमान में सभी शव सीट बेल्ट से बंधे मिले। बुरी तरह से जल चुके इन शवों की पहचान करना मुश्किल था। एक शव के गले में लॉकेट था, लॉकेट पर मां दुर्गा अंकित थी। जानकारी ली गई तो मालूम हुआ कि माधवराव सिंधिया ये लॉकेट पहनते थे। इसके बाद शव की पहचान हुई, प्रशासन ने पुष्टि की। इसके बाद तो देश में महाराजा की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद माधवराव सिंधिया के पार्थिव शरीर को ग्वालियर लाया गया। इस हादसे में माधवराव सिंधिया के अलावा 2 पायलट विवेक गुप्ता, ऋतु मलिक, 4 पत्रकार रंजन झा, गोपाल अंजू शर्मा, संजीव सिन्हा और सिंधिया के निजी सचिव रुपिंदर सिंह की दर्दनाक मौत हुई थी। 1 हफ्ते बंद रहा था ग्वालियर। दिवंगत माधवराव सिंधिया शाही खानदान में जन्मे जरूर, लेकिन वे लोगों से बहुत ज्यादा घुले मिले थे। उनकी सोच में विकास था तो नजरिए में लोकतंत्र। देश को आजादी मिलने के बाद माधवराव ने अपनी मां के लोकपथ पर उतरने के संघर्ष को नजदीक से देखा था। माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके निधन पर देश के उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित सभी नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ग्वालियर के लोग इतने दुखी थे कि अपने लोकप्रिय नेता और महाराज माधवराव के निधन पर 1 हफ्ते ग्वालियर बंद रखा। अंतिम संस्कार के दिन ग्वालियर में और महल के आसपास खड़े होने की जगह तक लोगों को नहीं मिली। माधवराव के निधन पर पूरा देश आंसू बहा रहा था। लोगों में महाराजा से बिछड़ने का दुख था। ग्वालियर का जयविलास पैलेस भी रो रहा था। जयविलास पैलेस परिसर में लगे वट वृक्ष के पत्तों से टपकती बूंदें शायद यही कह रही थीं कि उसे अपने प्यारे माधव का मुस्कुराता चेहरा अब कभी नहीं दिखाई देगा। जयविलास पैलेस परिसर में लगे वट वृक्ष के पत्तों से टपकती बूंदें शायद यही कह रही थीं कि उसे अपने प्यारे माधव का मुस्कुराता चेहरा अब कभी नहीं दिखाई देगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। आप देख रहे थे सियासत के श्रीमंत। माधवराव सिंधिया को स्वदेश न्यूज की ओर से श्रद्धांजलि।